नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट का टॉपिक तंत्र प्रविधियाँ एवं संतुलन रेखा, नेटवर्क टेक्निक्स एंड लाइन ऑफ बैलेंस। हम सब जानते हैं कि परियोजना का चयन होने के बाद उसका क्रियान्वयन करना बहुत ज़रूरी काम होता है। इसके लिए विभिन्न संसाधनों, जिसमें मानव, सामग्री, मशीन, मुद्रा और टाइम मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ताकि जो परियोजना हमने चयन में ली है उसको वास्तविक रूप से हम क्रियान्वित कर सकें। परियोजना के लिए जब इन विभिन्न साधनों, तकनीकों और अन्य कार्यों के लिए जब हम इनको एक साथ लाते हैं तो हम ऐसा नहीं है कि इनको तुरंत ही 2 दिन के अंदर हमने करके और कंप्लीट कर दिया। एक निश्चित समय चक्र होता है इसका। कार्यों के विभिन्न तरीके होते हैं। एक के बाद में दूसरी गतिविधि कैसे संपन्न की जाए उसके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी रखनी होती है, और इस संपूर्ण जानकारी का ही अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। एक परियोजना अंतर संबंधित क्रियाओं का संयोजन है जिसे संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने से पूर्व एक निश्चित क्रम में क्रियान्वित किया जाना आवश्यक है। ये सभी क्रियाएं एक तर्कयुक्त अनुक्रम में इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि कुछ क्रियाएं तब तक प्रारंभ नहीं हो सकती जब तक कि अन्य क्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती। क्रियाओं के इस तर्कयुक्त अनुक्रम को ही परियोजना का तर्क कहते हैं, और जब इस तर्कयुक्त संबंध को हम रेखा चित्र से निरूपण करते हैं तो इसे तंत्र कहा जाता है। यानी कि संपूर्ण परियोजना को बनाने वाली घटनाओं एवं क्रियाओं को यदि हम एक चित्र के माध्यम से दिखाएं तो इसे तंत्र आरेख कहा जाता है। तंत्र प्रविधि या विश्लेषण संसाधनों का आवंटन करके कब विभिन्न कार्यों को प्रारंभ करना है, प्रबंधकों को इसके लिए कैसे सहायता करनी है ताकि कार्यों का सूचीयन किया जा सके और वास्तविक प्रगति की रिपोर्ट को मॉनिटर किया जा सके। यह ज्ञात भी किया जा सके कि परियोजना पूर्ण होने में देरी को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे इस कार्य को कंट्रोल में किया जा सकता है ताकि परियोजना में देरी ना हो और नियत समय पे ही कार्य पूरा हो जाए। इसी प्रविधि का नाम तंत्र प्रविधि है। अब तक अनेक तंत्र प्रविधियों का विकास हो चुका है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का कि कुछ तंत्र प्रविधियों के नाम बताइए, जिसमें 2 या 4 के नाम पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस नाम को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साल दर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब नाम याद कर लीजिए। वैसे तो अपने सिलेबस में है ही, पार्ट और सीपीएम का और लाइन ऑफ बैलेंस टेक्नोलॉजी का हम अध्ययन कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई बार पूछ लिया जाता है कि 4 या 5 के नाम बताइए, तो 1-2 की और याद कर लीजिए आप, है ना। तो ये नाम जो है आपको पूरी टेबल के अंदर दिए गए हैं। इसमें अपना जो ये स्लाइड है इसके अंदर पूरे नाम दिए गए हैं। जैसे पर्ट की हम बात कर रहे हैं तो पूरा नाम क्या है, जैसे कई बार यही पूछ लेते हैं कि पर्ट का पूरा नाम बताइए या सीपीएम का पूरा नाम बताइए, ये ही पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन करोगे आप, अच्छी बात है, समझ में भी आना चाहिए, लेकिन इसका पूरा मतलब भी पता होना चाहिए आपको कि क्या होता है। तो पर्ट की परिभाषा आपको पढ़नी है, सीपीएम के बारे में जानना है, लाइन ऑफ बैलेंस जो हमारे सिलेबस के अंदर है इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, और बाकी जो अपने हैं RAMS
रिसोर्स एलोकेशन एंड मल्टी प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, पीईपी, प्रोग्राम इवेल्यूशन प्रोसीजर, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको याद कर लेना है। यानी कि इन तीन के अलावा भी दो तीन ऐसे नाम याद करने हैं ताकि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, फटाक से आप लिख सकें। तो ये तंत्र प्रविधियां हैं: पर्ट, सीपीएम, आरएएमएस, पीईपी, सीओपीएसी क्रिटिकल ऑपरेटिंग, प्रोडक्शन एलोकेशन कंट्रोल, एमएपी मैन पावर एलोकेशन प्रोसेसर, आरपीएसएम रिसोर्स प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग मेथड, एलसीएस लिस्ट कॉस्ट शेड्यूलिंग, एमओएसएस मल्टी ऑपरेशन शेड्यूलिंग सिस्टम, पीसीएस प्रोजेक्ट कंट्रोल सिस्टम, जीईआरटी यानी ग्राफिकल एलिवेशन रिव्यू टेक्निक, एलओबी लाइन ऑफ बैलेंस टेक्नोलॉजी। यानी ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी विधियां हैं जिनको आपको याद करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि परियोजना का जो हम तंत्र विश्लेषण करते हैं उसके उद्देश्य क्या है, किस कारण से हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके उद्देश्य क्या है। तंत्र विश्लेषण प्रविधियां हमें एक परियोजना जिसमें अनेक अंतः संबंधित क्रियाएं होती हैं का विश्लेषण करने योग्य बनाती हैं। इन प्रविधियों की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, इसकी लागत क्या होगी, समय और कितना पैसा लगेगा, कितना समय और पैसा हम कहाँ कहाँ बचा सकते हैं, और कौन सी क्रियाओं को बिना संपूर्ण परियोजना को विलंबित किया जा सकता है। संक्षेप रूप में अगर हम देखें तो तंत्र विश्लेषण के उद्देश्य इस प्रकार हैं: परियोजना में समाविष्ट सभी क्रियाओं को पूर्ण करने में लगने वाले सामान्य समय का निर्धारण करना, परियोजना की लागत को न्यूनतम करने के लिए, परियोजना में लगने वाले समय में कमी करने के लिए, परियोजना के नियोजन, समन्वय एवं नियंत्रण में सहायता करने हेतु, परियोजना क्रियान्वयन में और उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, परियोजना कार्यों में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने हेतु, और परियोजना को छोटे छोटे कृत्यों यानी कार्यों में विभाजित कर इन कार्यों को युक्ति संगत क्रम देने हेतु। ये प्रमुख उद्देश्य हैं जिनको पूरा करने के लिए हम तंत्र विश्लेषण प्रविधि का प्रयोग करते हैं। तंत्र प्रविधि का हम उपयोग कैसे करेंगे और किन कार्यों में करेंगे, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तंत्र प्रविधियों का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों की क्रियाओं में भिन्न प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। ये विभिन्न कार्य इस प्रकार हैं, जिनमें है अंतरिक्ष कार्यक्रमों का नियोजन एवं विकास, मिसाइल एवं नवीन अस्त्र पद्धति का विकास, नए उत्पादों के विकास एवं प्रवर्तन हेतु विज्ञापन कार्यक्रम, शोध एवं विकास कार्यक्रमों का अनुसूचन एवं मॉनिटरिंग, सड़क, भवन, पुल, रेलवे, हवाई अड्डों आदि का निर्माण करने के लिए, जटिल उपकरणों का अनुरक्षण एवं पुनः कल्पन करने के लिए, जटिल एवं नए उपकरण जैसे कंप्यूटर्स तथा भारी मशीनों की संस्थापना करने के लिए, रसायन संयंत्र
तेल शोधक कारखाने, उर्वरक उद्योग, पावर संयंत्रों आदि की स्थापना करने के लिए, सेमिनार एवं संगोष्ठियों का नियोजन एवं उसकी व्यवस्था करने के लिए, बजट एवं अंकेक्षण की प्रक्रिया के लिए। यानी कि तंत्र प्रविधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सब कामों को अगर हम सही तरीके से करना चाहते हैं तो हमें तंत्र प्रविधि का उपयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी वर्कशॉप का ही आयोजन करते हैं तो उस वर्कशॉप के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन किन लोगों को उस वर्कशॉप में शामिल करना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिटी का क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या बच्चे आएंगे, क्या टीचर्स आएंगे, या पीजी होल्डर्स आएंगे, या 10th पास व्यक्ति ही आएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या क्वालिफिकेशन होगी। सेमिनार के लिए हम आवेदन पत्र कैसे देंगे, उनको किस तरह का परफॉर्मा होगा उसके बारे में बताना पड़ेगा हमें। और सेमिनार के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम सेमिनार किस पे करवा रहे हैं, वर्कशॉप कैसे करवा रहे हैं, ऑफलाइन करवा रहे हैं या ऑनलाइन करवा रहे हैं। ऑफलाइन करवा रहे हैं तो उनके आने जाने का व्यवस्था क्या रहेगी, और ऑफलाइन के अंदर खाने पीने की अगर व्यवस्था है तो कैसे हम उसकी व्यवस्था करेंगे, कैसे उनको रिसीव किया जाएगा, क्या उनको नाश्ता भी दिया जाएगा या चाय दे करके हम सीधा कॉन्फ्रेंस के लिए बैठा देंगे, उसके लिए वर्कशॉप के लिए बैठा देंगे, या उनके लिए वर्कशॉप का किट कैसा होगा, वर्कशॉप की किट में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाएंगी जो उनके लिए वर्तमान और भविष्य दोनों में काम आ सके। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों को देखने के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमें अलग अलग कार्य निर्धारित करने पड़ेंगे और उन कार्यों के लिए निश्चित समय निर्धारित करना पड़ेगा और निर्धारित समय पे ही हमें उस कार्य को करना होगा, नहीं तो हमारी वर्कशॉप जो है समय पे शुरू नहीं हो पाएगी और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ये मैंने एक आपको उदाहरण दिया वर्कशॉप अरेंजमेंट का। ऐसे ही आप अगर कोई और काम करना चाहते हो, जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में अंतरिक्ष कार्यक्रम जब होते हैं तो वो भी एक टाइम के फिक्स होते हैं, इतने टाइम पे ये होगा, इतने टाइम पे ये होगा। तो ये इन सब समयों का ध्यान रखते हुए, इन सब कार्यों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम तंत्र प्रविधियों का प्रयोग करते हैं। तंत्र शब्दावली या प्रयुक्त शब्द, यानी कि इसके अंतर्गत हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला शब्द होगा हमारा घटना अथवा बंद। परियोजना में घटना या बंद समय का एक विशिष्ट क्षण होता है जो एक क्रिया से प्रारंभ व समाप्ति को बताता है। फिर है क्रियाएं। क्रियाएं कौन सी होंगी, क्या पथ होगा, इवेंट्स कहते हैं इनको, घटनाओं को हम जानते ही हैं इस चीज को। फिर हमारी क्रियाएं जो है वो एक्टिविटीज के नाम से जानी जाती हैं। पथ कैसा होगा और क्रिटिकल पथ हमारा क्या होगा उसके बारे में जानेंगे। अवधि हमारी कैसी होगी, ड्यूरेशन कैसा होगा, परियोजना का कुल समय कितना होगा, कितने समय की हमें ढील मिलेगी, ये सब चीजें हम देखते हैं। अवधि के अंतर्गत शीघ्रतम प्रारंभ का समय क्या है, शीघ्रतम समाप्ति का समय क्या है, विलंबित समय हमारा कैसा है उसके बारे में जानेंगे हम। विलंबित समय प्रारंभ कब होगा और कब ये समाप्त होगा। फ्लोट यानी कि हमारा जो समय है, ढील है हमारी, वो कैसी है। तंत्र आरेख कैसा है हमारा, उसके बारे में जानेंगे। घटना की जब हम बात करते हैं तो घटना का हमारा आशय क्या है, किसे हम घटना कहेंगे। घटनाएं जो हैं न तो समय है और न ही संसाधनों का उपयोग है। इन्हें एक सर्कुलर के रूप में हम जानते हैं, सर्किल इसे बनाते हैं, इससे यानी एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा एक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंदर लिखा जाता है कि इस घटना के बाद में ये काम होगा, इस काम के बाद में ये काम होगा। यानी कार्य करने का विशिष्ट क्षण जो है
उसे हम घटना कहते हैं। सर्कुलर में हम ये डाल देते हैं ये चीजें। और जब हम घटना को इंगित करते हैं तो इसको हम एक चक्र बना के, सर्किल बना करके, और फिर इसको लिखते हैं हम इसमें। घटनाएं जो है हमारी यहाँ पे 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहली है संविलियन घटना, और इसके अंतर्गत क्या होता है, जब एक से अधिक क्रियाएं आकर के एक घटना में मिलती है, ऐसी घटना संविलियनित घटना कहलाती है। यानी 2 क्रियाएं आकर के एक में मिल जाएंगी। फटन घटना, जब एक से अधिक क्रियाएं किसी घटना को छोड़ देती हैं, किसी एक घटना में से निकलती हैं। दूसरा चित्र हमारा जो है वो फटन घटना का है। और तीसरी घटना है हमारी संविलियनित और फटन घटना दोनों एक साथ हो रही है। यानी कि यहाँ पे इसमें 2 क्रियाएं आकर मिल भी रही हैं और यहाँ से वो अलग भी हो रही हैं। यहाँ 2 क्रियाओं की बात नहीं है, 3 भी क्रियाएं हो सकती है, 4 भी क्रियाएं हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे आके मिलेंगी भी और यहाँ से अलग अलग भी होंगी। तो इसको हम कहेंगे